Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagis Biology. In this video, I'm going to discuss about some important questions of physical education. Let's start our video. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें है घर्षण के बारे में कि घर्षण क्या होता है और खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण की व्याख्या कीजिए। तो घर्षण असल में बेसिकली हम घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, और इसी के बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। जो पहला क्वेश्चन है कि यह क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि घर्षण क्या होता है। दो सतहों के बीच कोई भी दो सरफेस है और उन सरफेस के बीच में जो संपर्क होता है उससे जो गति में प्रतिरोध पैदा होता है उसे घर्षण कहते हैं। यानी दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिरोध प्रतिरोध होता है। बेसिकली हम अपोज की बात करते हैं, ठीक है। जो अपोज होता है यानी कि अगर आप इधर चल रहे हैं तो आपके अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, उसे आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दो सतहों के बीच उत्पन्न गति में प्रतिरोध को प्रतिरोध जो होता है वो घर्षण कहलाता है। घर्षण की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर और दूसरा होता है गतिशील। इस स्थिर घर्षण को हम स्थिर टकराव भी कहते हैं और गतिशील घर्षण को हम डायनामिक टकराव बोलते हैं। यहाँ डायनामिक का मतलब है गतिशील होना और स्थिर तो आप जानते हैं उसका मतलब होता है कि एक जगह पे रुका हुआ, स्टैटिक भी एक वर्ड यूज करते हैं हम। तो स्थिर घर्षण और गतिशील घर्षण, यानी अगर हम बात करें घर्षण की तो इसके दो प्रकार हो गए, एक हो गया हमारे पास स्थिर और दूसरा हो गया हमारा गतिशील। स्थिर और गतिशील, तो स्थिर घर्षण और गतिशील घर्षण। स्थिर घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी आरंभ ना हुई हो तो इसे स्थिर घर्षण कहा जाता है। जैसे दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति, यानी आप दौड़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अभी आपने भागना चालू नहीं करा, यानी आपकी वास्तविक गति अभी नहीं हुई है, आपने बस शुरुआत ही करी थी। उस वक्त जब आप पैरों से जमीन पे जोर लगाएंगे तो उस वक्त जो एक फोर्स फील होगी उसे आप बोलेंगे कि ये फ्रिक्शन है यानी घर्षण है, ठीक है। यानी जब एक, दोबारा से देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति उसमें नहीं होती, वो वास्तविक गति अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इस टाइप के घर्षण को स्थिर घर्षण कहा जाता है। इसका उदाहरण आप देंगे दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति। वहीं पर दूसरी अगर हम बात करें तो अगली जो है वह गतिशील घर्षण, जिसमें लिखा हुआ है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है तो उसमें गतिशील घर्षण कहा जाता है। यानी सिंपल सा डिफरेंस है, स्थिर घर्षण के अंदर एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करेगी लेकिन उसकी अभी गति आरंभ नहीं हुई है, जबकि गतिशील घर्षण में एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है तो उसमें गतिशीलता देखने को मिलती है और एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलना चालू कर देती है। जैसे गेंद का लुढ़क कर रुक जाने तक जो घर्षण बल लगेगा वह गतिशील बल कहलाएगा। यानी एक बॉल है और वो बॉल आपकी मूव कर रही है और जाती जा रही है, तब तक उस पर कौन सा घर्षण लग रहा है, गतिशील घर्षण। फिर जाके जहां वो रुक जाएगी, स्थिर घर्षण। अब गतिशील घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है सपर्ण और दूसरा होता है रोलिंग घर्षण। बेसिकली सपर्ण कैसे, स्लाइडिंग बोलते हैं, स्लाइडिंग टकराव, और रोलिंग घर्षण होता है हमारा घूमना। यानी दो ही चीज होती है, या तो आप किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज स्लाइड कर रहे होते हो या फिर आप किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज को रोल कर रहे होते हो, ठीक है। दोनों जो चीजें देखने को मिलती है, तो अगर आप स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर तो वो होता है सपर्ण घर्षण, और अगर आप एक चीज को, किसी चीज को रोल कर रहे हो तो उसे बोलते हैं रोलिंग घर्षण। तो सपर्ण घर्षण क्या है, जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है, यानी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु सरकने लग जाए तो उसे आप बोलते हैं सपर्ण घर्षण। जबकि रोलिंग घर्षण की अगर हम बात करें तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है तो उसे रोलिंग घर्षण कहते हैं, और इसको आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हो। यहाँ लिखा उदाहरण के लिए हिट करने पर मैदान पर लुढ़कती बॉल को रोलिंग घर्षण का के कारण रुक जाना। तो यह देखिए, ये सपर्ण घर्षण है जहां पर एक बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है, इसके बीच में कोई भी रोलिंग चीज या कोई भी आपको राउंडेड ऐसे बॉल या गेंद की तरह कोई चीज देखने को नहीं मिल रही। जबकि इस डायग्राम को देखो तो ये आप बेस्ट तरीके से बना सकते हो। ये रोलिंग घर्षण है, इस रोलिंग घर्षण में आपको एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस राउंडेड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसे घुमाना आसान हो जाएगा। सपोज करो कि आपको किसी एक बड़े से बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप उसे धक्का मारकर ले जाएंगे, यानी अगर उस पर सपर्ण घर्षण लगाएं, सरपण यानी कि स्लाइडिंग लगाएं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगाने पर इसे बड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर सपोज करो इसका वेट काफी हैवी है तो इसे ले जाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत हैवी होगा, मुश्किल होगा। लेकिन वहीं पे अगर सपोज करो आप बड़े बड़े लोहे के या फिर लकड़ी के आप सर्कल, मतलब इस तरीके की वो ले लो पोल टाइप के, और उसके ऊपर उस चीज को अगर रोल करोगे तो वो आसानी से चला जाएगा। यानी स्लाइडिंग घर्षण में वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि रोलिंग घर्षण के अंदर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाना थोड़ा आसान हो जाता
है, यानी वहां पे फ्रिक्शन का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि घर्षण क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि रेखीय गति और कोणीय गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं गति होती क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा आता है, खेलों में दो प्रकार की गतियों की व्याख्या करिए। तो अगर गति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसे करेंगे। दो क्वेश्चन यहाँ पर, अगर मेजरली मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करा है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, और आप पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले गति क्या होती है। जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ऐसा हो सकता है कि उसका आकार बदल जाए, और ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होता है कि उसका आकार बदल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्थिति बदल जाए। स्थिति मतलब वो एक जगह से किसी ए पॉइंट से, सपोज करो बी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है, किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी स्थिति बदल गई। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये चीज क्या हुई है, गति हुई है। क्या हुई है? गति। यानी स्पीड की बात करिए तो जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसके आकार या स्थिति में बदलाव आता है, उसे गति कहते हैं। और ये गति दो टाइप की होती है, या तो कोई चीज बिल्कुल सीधी सीधी चल सकती है, या कोई चीज एकदम इस तरीके से एक ही सर्कल पे चल सकती है। तो जो सीधी चलती है उसे बोलते हैं रेखा, इसलिए इसे बोला जाता है रेखीय गति। रेखा होती है ना, इस तरीके लाइन खींच देते हैं, इसे रेखा बोला जाता है। तो ये होती है रेखीय गति। और अगर इस तरीके से राउंडेड है तो इससे बोलते हैं कि वो एक कोण पे मुड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं कोणीय गति। क्या बोलते हैं? कोणीय गति। आपको यहाँ लिखा दिख रहा हो कोणीय गति, और ये है हमारे पास रेखीय गति। और इसी में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो रेखीय गति में क्या होता है, जब शरीर के सभी अंग एक ही समय में समान दूरी तय करते हुए एक ही दिशा में बढ़ती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। यानी ये कोई एक बॉडी का पार्ट है, और ऐसा नहीं है कि इसका कुछ हिस्सा यहीं रह जाए। ऐसा क्या होगा कि ये पूरी की पूरी बॉडी एक डायरेक्शन से मूव करना चलेगी और पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। यानी इस, अगर मैं इसे एक शरीर मानूं तो इसके सारे हिस्से, सारे के सारे हिस्से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, और ऐसे जब एक ही दिशा के अंदर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे कि ये रेखीय गति है। जबकि अगर आप कोणीय गति को देखें तो इसमें क्या लिखा है, जब शरीर या कोई वस्तु एक ही बिंदु के चारों ओर घूमे। यानी आप इस पॉइंट के, यहाँ पर एक पॉइंट है और आप यहाँ पर है, और आप यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूमने के बाद फिर यहीं आ गए, लेकिन फिर भी घूमे जा रहे हैं, फिर ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे घूम रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ऐसी गति जिसमें आप वर्ताकार घूमते हैं, वर्ताकार मतलब सर्कुलर घूमते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं, तो एक ही समय के अंदर किसी एक पर्टिकुलर बिंदु के चारों ओर घूमते हैं, और आपकी पूरी बॉडी के सभी अंग उसी, मतलब सर्कल के अंदर गोले के चारों ओर घूमते हैं, तो इस टाइप की गति आपकी कोणीय गति होती है। जब शरीर या कोई वस्तु एक ही बिंदु के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में एक ही समय और उसी कोण पर शरीर के सभी अंग गति करते हैं तो उसे कोणीय गति कहते हैं। अब ये कैसे नापते हैं? तो देखो, रेखीय रेखीय गति को या तो फीट में नापा जाता है, आप फीट में नाप सकते हैं कि 10 फीट, 15 फीट, मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं। जबकि कोणीय गति को नापने के लिए आप डिग्री में नापते हैं, जैसे कि आप 10 डिग्री मुड़े हैं, ठीक है, आप 20 डिग्री मुड़े हैं, आप 30 डिग्री मुड़े हैं, इस तरीके से नापी जाती है। रेखीय गति भी दो प्रकार की होती है, एक होती है घुमावदार और एक होती है कोणीय। दोबारा से याद रखेंगे, कोणीय, घुमावदार और कोणीय। और इसी तरीके से अगर आप बात करें तो कोणीय गति भी दो प्रकार की होती है, एक होती है दृश्य कोणीय गति और एक होती है अदृश्य कोणीय गति। ठीक है, दृश्य होता है मतलब विजुअल एक तरीके से, और इनविजिबल आप बोल सकते हैं, जिसे आप बोलेंगे अदृश्य। ठीक है, तो दो टाइप की होती है, दृश्य और अदृश्य। तो दोबारा समझ लो, रेखीय गति की अगर हम बात करें, रेखीय गति के दो टाइप, एक है घुमावदार और दूसरी क्या है, कोणीय रेखीय गति। ठीक है, कोणीय रेखीय गति यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले घुमावदार और इसको देख लेते हैं। तो रेखीय गति दो प्रकार की होती है। पहला घुमावदार रेखीय गति, ऐसी गति जिसमें वस्तु घुमाव पथ पर दूरी तय करती है, उदाहरण के लिए गोली को चलाना या गोली को मारना। ठीक है, अगर आपने जाना तो कई बार क्या हो, एक घुमाव इस तरीके से आनी है कि गोली एकदम सीधी जा रही है। समटाइम्स गोली जो होती है वो अपना एक कर्व बना के जाती है। कुछ चीज को अगर आप फेंकते, सपोज करो आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपने यहाँ से एक बॉल थ्रो करी और फिर वो इस तरीके से एक कर्व बनाती हुई जाएगी। ठीक है, जो आपके कोर्स में है भी, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसे आप प्रक्षेपण बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, शायद आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बॉल इस तरीके से राउंड होती हुई जाएगी, जब वो इस तरीके से मूव होती हुई जाएगी तो ऐसी गति को हम बोलते हैं कि ये घुमावदार रेखीय गति है। घुमावदार रेखीय गति क्यों कहना, देखो जा तो एक ही रेखा के अंदर रही है लेकिन वो घूम के जा रही है, इसलिए इसे बोलते हैं घुमावदार रेखीय गति। दूसरी होती है कोणीय रेखीय गति। ठीक है, अंग को घुमाने वाली पेशी का होता है बेसिकली ऐसी गति जिसमें अपने अक्ष पर घूमती है, एक ही दिशा में दूरी तय करती है। यानी अपने अक्ष पे होगी और एक ही दिशा में दूरी तय कर रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, एक ही दिशा में दूरी तय कर रही होगी। अब ये यहाँ तो घूम ही रही है, फिर आगे जाएगा तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ अपनी ही दिशा के अंदर क्या होती है, दूरी तय कर रही होती है।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं जाएगी, अच्छा से एक ही दिशा में, तो यहाँ से ऐसे मूव करा, फिर यहाँ से ऐसे मूव करा, फिर ऐसे मूव करा, फिर ऐसे मूव। तो जैसे पाँव नहीं होते, हम पाँव चलते हैं कि हमने एक पैर यहाँ रखा, फिर एक पैर यहाँ रखा, हम जा तो सामने ही रहे हैं एक तरीके से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ऐसे जो टर्न्स आते हैं उससे हम बोलते हैं कि वो कुछ कोण पर मुड़ रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं, जा तो सीधे ही रहे हैं तो रेखीय गति, और क्योंकि ये मुड़ के जा रहा था तो इसलिए कोणीय रेखीय गति इसे हम कहते हैं। ऐसी गति जिसमें अपने ही अक्ष पर घूमती है और एक ही दिशा में दूरी तय करती है, पांव का चलना। ओके, कोणीय गति की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। दृश्य कोणीय गति, ऐसी गति जिसमें शरीर व वस्तु का अक्ष दिखाई देता हो, उदाहरण के लिए हैमर थ्रो करना। और अदृश्य कोणीय गति, जिसमें शरीर व वस्तु का अक्ष पृथ्वी के अक्ष ही शरीर की वस्तु का होता है, जिसमें शरीर व वस्तु का अक्ष पृथ्वी का अक्ष यानी केंद्र ही शरीर व वस्तु का होता है। उदाहरण के लिए बॉल का हवा में घूमना। अब बॉल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो बॉल क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह भी रोटेट कर रही है, मतलब घूमती हुई जा रही है। ठीक है, साथ में वो अपने एक्सिस, अपने जो एक्सिस है, जो अपना अक्ष है, उस पर भी क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये बॉल है और ये अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और फिर पूरी भी घूम रही है। तो इस टाइप की अगर होती है तो ये अदृश्य कोणीय गति होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप किसी बॉल को फेंकोगे तो वो बॉल आपको ऐसे दिखेगा कि ये बॉल हमने यहां से यहां फेंक दी, ठीक है, लेकिन रियलिटी में जब ये बॉल यहां से यहां थ्रो करी थी तो ये अपने एक्सिस पर भी क्या गई थी, घूम गई थी, जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बॉल का हवा में घूमना कैसा है, अदृश्य कोणीय गति। तो कोणीय गति दो प्रकार की, दृश्य और अदृश्य, और रेखीय गति दो प्रकार की, घुमावदार और कोणीय रेखीय गति। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो ऊर्जा के ऊपर है। आप जानते हैं ऊर्जा की अगर हम बात करें तो एनर्जी को हम बोलते हैं, और ये ऊर्जा हमें दो तरीके से यूजली डिस्कस करनी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। इस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। और इन्हीं दोनों के बीच में क्वेश्चन आता है अंतर स्पष्ट करने को, या फिर आपसे सीधे पूछ सकता है कि ऊर्जा क्या है और उसके दो प्रकार के बारे में लिखिए। तो कैसे लिखोगे, देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर आपको इसे डिफाइन करने को आता है, परिभाषा की बात करी जाए तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहला इसमें है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण उपस्थित ऊर्जा, यानी किसी वस्तु में गति की वजह से, मोशन की वजह से अगर कोई ऊर्जा मिलती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला आपने सुना भी होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर v क्या है, वेग होता है, यानी वेलोसिटी होती है। v क्या होता है, वेग, हिंदी में वेग बोलते हैं, वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर। और m क्या होता है, m होता है मास। m क्या होता है, मास, वस्तु का भार, इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो कि ये है वस्तु का भार। यहाँ पे हम लिखेंगे, हिंदी में लिखूं मैं तो वस्तु का भार, सॉरी, वस्तु का भार, ठीक है, इनटू में वस्तु का वेग, और इस वस्तु के वेग का स्क्वायर, और आगे क्या होगा, हाफ। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, आप इसे याद रखें। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, यदि कोई जेवलिन अपनी अधिकतम गति पर चलायमान रेखीय, यानी एक सीधी लाइन के अंदर, जैसे हम बोलते हैं जो लाइन के हिसाब में फेंकता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जब वह धीमा हो जाता है तो यह अपनी गतिज ऊर्जा खो देता है, तब यह भूमि को छूता है। इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं रहती। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब समझ में आया, एक आप जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, जब आप एक जेवलिन फेंकेंगे तो उसमें आप अधिकतम गति ऊर्जा लगाएंगे भागकर। जब आप शुरू में उसमें हैवी ऊर्जा लगाएंगे तो वो मतलब आसमान की तरफ आप उसे फेंकेंगे तो वो उधर की तरफ होता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आपने फेंका तो वो इधर की तरफ ऐसे डायरेक्टली जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये धीमा होता चला जाएगा। धीमा होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी गतिज ऊर्जा खो जाएगी, और गतिज ऊर्जा होने पर ये जमीन पर आके लग जाएगा। ठीक है, जमीन पे आके गिर जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि जब ये धीमा हो जाता है तो ये अपनी अपनी गतिज ऊर्जा को खो देता है और भूमि को छू जाता है। ठीक है, और इस वक्त इसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं रहती। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर। जैसे कि सपोज करो एक भाला 1 किलो का है तो उसे आपने आसानी से फेंक दिया, अभी वहीं पे भाला मैं 7 किलो का कर दूं तो आप उतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगे जितनी दूर उससे जाना चाहिए। यानी कि वो हमेशा मास पर, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरी जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो वो देखो कैसी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जिसे हम संभावना ऊर्जा कहते हैं।
एक वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर विश्राम अवस्था में खड़ी है, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज रख देते हैं तो उस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी होगी, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रख देते हैं, उस वक्त उसमें जो एनर्जी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। किसी वस्तु में विद्यमान वह ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है, इसलिए उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आपने सुना हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, याद रखना, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा को, उसका फॉर्मूला होता है mgh। mgh, m मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, g मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा हुआ है, और h जो होता है वो होती है ऊंचाई यानी कि हाइट। h क्या होती है? हाइट। तो इन तीनों को मिला के आप क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सपोज करो कि एक जगह पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसे उठाकर ऊपर तक यहां तक ले जाना है, तो यहां तक लाने में इसका वेट काम करेगा यानी उसका मास काम करेगा, ठीक है, साथ में इस पे लगने वाली जो नीचे की तरफ खिंची है वो ग्रेविटी काम करेगी, और फिर यहां से लेके यहां तक की हाइट काम करेगी, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा mg एच। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और वस्तु की ऊंचाई। उदाहरण के लिए जब कोई बास्केटबॉल ऊपर उछलती है तो यह ऊंचाई प्राप्त करती है तथा इसकी गति समाप्त हो जाती है, यानी एक बास्केटबॉल जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी और वहां जाने के बाद वहां से फिर वो नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, यानी वो एक पर्टिकुलर हाइट ही अचीव कर सकती है, ऐसा नहीं है कि ऊपर फेंक दे तो ऊपर ही चली जाएगी, ठीक है। तो अर्थात जब कोई बास्केटबॉल ऊपर उछलती है तो यह ऊंचाई प्राप्त करती है तथा इसकी गति समाप्त हो जाती है, अर्थात यह स्थितिज ऊर्जा ग्रहण करती है, जबकि गतिज ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब किसी क्षण के लिए रुकती है फिर ये कुछ समय के लिए उस जगह पे रुकेगी जहां ऊपर पहुंची थी, और रुकने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा घटकर शून्य हो जाएगी। ऐसे तथा इसमें केवल स्थितिज ऊर्जा रह जाती है, यानी ये ऊपर गई, गतिज ऊर्जा थी, रुकी, फिर थोड़ी सी गतिज ऊर्जा मिली, नीचे आई, और नीचे आके जब वो एक जगह गिर जाएगी तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा बदल जाएगी। अब वो गतिज ऊर्जा खत्म हो चुकी है, उसका ह्रास हो चुका है, अब बची उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी बची है? स्थितिज, इसलिए वो एक जगह पर रखी हुई है। तो ये बेसिकली आप समझ गए होंगे, दो टाइप की ऊर्जा होती है, एक थी गतिज और दूसरी थी स्थितिज। गतिज के अंदर मैंने आपको बताया कैसे काम होता है, जो कि आप देख लेना एक बार पीछे बैक करके, रिवाइंड करके, और दूसरा हमने देखा स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, गतिज का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी इसे आप मास बोलते हैं, ठीक है। v का मतलब होता है वेलोसिटी, जिसे आप वेग बोलते हैं, ठीक है। इसमें m का मतलब है द्रव्यमान, g का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, और h का मतलब होता है हाइट, ठीक है, वस्तु को कितना ऊपर उठाया गया जमीन से। ओके, अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है दौड़ने व चलने में अंतर स्पष्ट करना है आपको। दौड़ने व चलने में अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों क्रियाओं के बीच में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दौड़ना एक ऐसी क्रिया है जिसमें दोनों पैर भूमि से ऊपर उठे होते हैं, यानी जब आप भागेंगे तो वो हल्के से टच में आते हैं, आने के बाद फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर आएंगे फिर ऊपर चला जाएंगे, अथवा भूमि के संपर्क में ज्यादा नहीं रहते। संपर्क नहीं होता ऐसा नहीं बोलेंगे, पर संपर्क ज्यादा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। जबकि चलना एक ऐसी क्रिया है जिसमें भूमि से संपर्क बना रहता है। अब दोनों में क्या होता है? स्टेंस होते हैं कि आप कितना ले रहे हैं, स्विंग स्टेंस जिसे हम बोलते हैं। तो दौड़ने के दौरान स्विंग स्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप एक लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो दौड़ने के दौरान स्विंग अथवा लंबी अवधि की होती है, जबकि चलने के दौरान स्टांस अवस्था जो होती है लंबी अवधि तक चलती है, जबकि उसका जो स्विंग स्टेंस होगा वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। जो उसकी स्विंग स्टेंस की अवस्था है, यानी पैर रखोगे तो आप यहां तक रखोगे, लेकिन अगर आप दौड़ोगे तो एक जगह से दूसरी जगह लगभग यहां तक चले जाओगे। ओके, दौड़ने के दौरान शरीर के निचले छोर की रेखीय तथा कोणीय गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, यानी सामने की तरफ रेखीय है और उसके कोण के अंदर जो भीड़, यानी कि इस तरीके से एक पैर यहाँ रख रहे हो, फिर दूसरा पैर यहाँ रख रहे हो, फिर यहाँ रख रहे हो, फिर यहाँ रख रहे हो, इस तरीके से ये जो कोणीय गति होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि चलने के दौरान शरीर के निचले हिस्से जो होते हैं उनकी रेखीय और कोणीय गति क्या होती है? कम होती है, धीमी होती है। दौड़ने में गति का आवश्यक विस्तार अधिक होता है, यानी दौड़ने के समय में जो विस्तार होता है पैरों का वो ज्यादा होता है, जबकि चलने के दौरान गति का जो विस्तार होता है वो कम होता है। तो ये डिफरेंस है आपका दौड़ने और चलने के बारे में, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम पर डिस्कस कर लेते हैं हम, कि खेलों के क्षेत्र में घर्षण के लाभ तथा हानियों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बड़ा बनता है तो घर्षण क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब उसके लाभ और हानि हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो लाभ और हानि देख लो, कि किसी भी वस्तु की स्थिति बनाए रखने के लिए, यानी सपोज करो कि एक बॉक्स एक जगह पे रखा हुआ है, तो याद रखें वो रखा क्यों है? क्योंकि इसमें स्थिति
इस जगह पर क्या है, इसके संपर्क में एक फ्रिक्शन लगा हुआ है, घर्षण लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन बनी रहती है। तो कोई भी चीज अपनी जगह पर रखी हुई है किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। ठीक है, तो घर्षण के कारण स्थिति व आकार हमेशा एक जैसा बना रहता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति या उसका आकार, किसी वस्तु की स्थिति या उसका आकार हमेशा एक जैसा बना रहता है किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। दूसरी बात, अगर कोई चीज दौड़ती, भागती है, चलती है, यानी गति में आती है, तो गति में आने के लिए भी अपोजिट फ्रिक्शन की डिमांड होती है। घर्षण खेलों में चलने व दौड़ने के लिए जरूरी होता है, घर्षण का होना अत्यधिक आवश्यक है। घर्षण को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी स्पाइक्स का उपयोग करते हैं। स्पाइक समझते हो, शूज के नीचे इस तरीके से एक मतलब नुकीले नुकीले कील टाइप की लगी होती हैं, और उसकी मदद से क्या करता है, कोई जो खिलाड़ी होता है उस खिलाड़ी को एक सपोर्ट मिलती है, ग्राउंड में घर्षण मिलता है, और जब वो घर्षण उसे मिलता है तो उसकी वजह से उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, यानी जिसकी वजह से वो अच्छा भागता है। यानी गति में घर्षण का एक अहम रोल है, इसलिए घर्षण जो होता है वो चलने व दौड़ने के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए पकड़ को बनाए रखना घर्षण में, यानी किसी भी चीज को आप पकड़ में, आपसे कहूं एक पेन रखा हुआ है टेबल पे, उसे आप उठाइए, तो आप उसे इसीलिए उठा पा रहे हो क्योंकि आपकी उंगली और उस पेन के बीच में घर्षण लगेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से पकड़ बनती है। यानी किसी भी चीज को पकड़ने को बनाए रखने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। उंगली व हथेली वस्तु को आराम से पकड़ सकती है, आप लंबे समय तक भी पकड़ बनाए रखने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए बैडमिंटन में रैकेट की जो पकड़ होती है, यानी जो ग्रिप होती है, आप देखेंगे उस पर भी रबड़ की वो होती है, मतलब ग्रिपिंग होती है, क्यों, ताकि आपकी, और वो रफ होती है, क्यों होती है, ताकि आपके हाथ और उस जो रैकेट है उसकी जो डंडी है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो सके, घर्षण हो सके। ये तो हो गए घर्षण के फायदे, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं, देखो, घर्षण की हानियां, वस्तु में टूट फूट होना, घर्षण में हमेशा देखो, वस्तु में टूट फूट होना, वस्तु में जो टूट होते हैं, जैसे कि सपोज करो आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके शूज नीचे से घिसना चालू हो जाएंगे। वो क्यों होते हैं, वो अपोजिट फोर्स की वजह से होते हैं, जिसे आप फ्रिक्शन बोलते हैं, यानी घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण की वजह से टूट फूट होती है, वस्तु में टूट फूट होती है। साइकिलिंग के दौरान टायरों में हवा का दबाव उचित न होने पर टायर फट जाता है, भूमि के बीच, टायर और भूमि के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे पर्याप्त बल लगाने के बावजूद भी आपको अच्छी गति प्राप्त नहीं होती। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि गति की दर कम हो जाती है। रोलिंग, स्केटिंग, बर्फ स्केटिंग, इन सब के घर्षण के कारण होती है। सपोज करो आप स्केटिंग या बर्फ स्केटिंग कर रहे हैं, तो घर्षण को कम करने के लिए आप उसी तरीके के शूज लेंगे जिसमें कम रफनेस हो। ठीक है, चिकनी सतह का इस्तेमाल करा जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसे बोलते हैं कि घर्षण की वजह से टूट फूट होती है, हानियां होती हैं, कपड़े, मतलब जो आप ऐसे बोल सकते हो, शूज वगैरह जो होते हैं, जब वो जमीन से ज्यादा लंबे, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लंबे समय तक रगड़ते रहते हैं तो वो फट जाते हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। दूसरा, आप कह सकते हो कि घर्षण की वजह से आप गति की दर को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, यानी उसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा घर्षण वाले शूज लेंगे, यानी या कोई शूज लो, या फिर कोई शूज की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनके बीच में ज्यादा घर्षण होगा तो वो जल्दी फटेंगे, साथ में स्पीड भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप रोलिंग ले लें, मतलब एक प्लेन सरफेस ले लें, और मैं कहूँ कि इस प्लेन सरफेस पे आपको भागना है, तो आपकी ग्रिप प्रॉपर नहीं बन पाएगी और आप उतना अच्छा नहीं भाग पाएंगे जितना आप रफ सरफेस की वजह से भाग सकते थे। तो याद रखें कि घर्षण की अगर हानियों की बात आए तो इससे टूट फूट होती है। आप एग्जांपल दे सकते हो कि खिलाड़ियों के जो शूज वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं, क्योंकि भूमि और जो, मतलब सरफेस जमीन है, भूमि और उसके बीच में, शूज के बीच में क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है। इसके अलावा वो गति को बढ़ाने या घटाने के लिए भी घर्षण का इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अगला इसमें यहाँ क्वेश्चन है एक, और फिर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे